हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए जो नया प्रैक्टिस बुक हम लोग कवर कर रहे थे उसी का सेट नंबर 3 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने इसका सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ देखिए फ्रेंड्स, एक और हम लोग प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, उसका सेट नंबर 23 तक हमने कवर कर लिया और ये कंटिन्यू इसी सीरीज़ में आगे बढ़ता रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी सचिवालय सहायक भर्ती 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए फ्रेंड्स नया प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने इसका सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 कवर कर लिया था। अगर आपने इन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, मिलान करना है। एक तरफ जो है सूची 1 में शिवाजी से संबंधित व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में जो है दिया गया है कि शिवाजी से उनका क्या संबंध था। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा शिवाजी के बारे में जान लीजिए। देखिए, शिवाजी जो थे ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी का जन्म जो है, ये जन्म याद रखिएगा, इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को जो है सिवनेर दुर्ग में हुआ था। कहाँ पर? सिवनेर दुर्ग में। पूछा जाता है कि सिवनेर दुर्ग का संबंध जो है किससे है, तो आपको याद रखना है शिवाजी महाराज से। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा कि शाहजी भोसले जो थे ये शिवाजी के पिताजी थे। जीजाबाई उनकी माता का नाम था। समर्थ रामदास जो थे ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। और दादाजी कोंड जो थे ये शिवाजी के संरक्षक थे। साथ ही साथ ये शिवाजी के राजनीतिक गुरु भी थे। तो देखिए, अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे तो आपको याद रखना है रामदास। और शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो ये कोंडदेव थे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ आपको डिटेल में बताते चलूँ। दूसरा प्रश्न है कि किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। देखिए, कोशिश करेंगे आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर अपना चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं पूरी डिटेल में आपको बताते चलूँगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औरंगजेब। यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, मार्च 1689 ईस्वी को, ठीक है, मार्च 1689 ईस्वी में जो है मुग़ल सेनापति मखरब खां, या मैं नाम लिखता हूँ, मुग़ल सेनापति मखरब खां ने जो है संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया था और उनकी हत्या कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह क्या कहलाता था। अच्छा, अष्टप्रधान का संबंध जो है ये शिवाजी के मंत्रिमंडल से है, याद रखेंगे। इसमें जो पेशवा का पद होता था ये सबसे जो है महत्वपूर्ण पद होता था, ठीक है, और ये प्रधानमंत्री का पद होता था। और यहाँ पर पूछा गया है विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह जो था सुमंत था। अच्छा, यहाँ पर पेशवा मैंने आपको बता दिया कि यह प्रधानमंत्री का पद होता था, सबसे शक्तिशाली पद होता था। पंडित राव जो होता था फ्रेंड्स, यह धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। ये भी शिवाजी का मंत्रिमंडल में था, यानी कि अष्टप्रधान में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। अच्छा, इसको लागू किसने किया था तो 1878 ईस्वी में जो है इसको लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। और फ्रेंड्स, 1800 यहाँ पर देखिए 1882 में जो है 1882 में इसको निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने। देखिए, लॉर्ड रिपन ने जो है 1882 में इसको निरस्त किया था और 1882 में ही लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। क्लियर। साथ ही साथ याद रखेंगे फ्रेंड्स कि 1881 में जो है इसी के समय नियमित जनगणना करवाई गई थी और 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। राइट आंसर इसका लॉर्ड रिपन हो जाएगा। सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था। याद रखेंगे कि 1931 में
जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इसमें मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप जो है ये बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका, जिन्होंने भी दिया है सही है। आगे बढ़ेंगे कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। अच्छा, हंटर आयोग जो है दो है। एक हंटर आयोग 1882 में, एक हंटर आयोग जो है 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में लॉर्ड रिपन के द्वारा शिक्षा के विकास के लिए गठित किया गया था। और एक हंटर आयोग जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में जो है कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी में 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे। राइट आंसर जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद होगा। उसके बाद देखिए कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको पता है कि राज तरंगनी है, कश्मीर के इतिहास से इसका संबंध है। चलिए, इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है, अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य की पुस्तक है। उसके बाद देखिए किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। अच्छा देखिए, रुद्रदामन जो था यह संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। इसी ने ही सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत भाषा में गिरनाल अभिलेख जो है जारी किया था। जूनागढ़ अभिलेख भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप, ये नासिक का अभिलेख जो है यह गौतम बलश्री से संबंधित है। किससे? यहाँ मैं लिखता हूँ गौतमी बलश्री से यह संबंधित है। ठीक है, चलिए, और भीतरी अभिलेख जो है यह स्कंद गुप्त से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन जो है यह जो है फ्रेंड्स कहाँ पर दिया था, तो आपको पता है कि इन्होंने कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। पहला इन्होंने जो धर्मचक्र प्रवर्तन जो उपदेश दिया था ये सारनाथ में दिया था। चलिए, और सबसे ज़्यादा कहाँ दिया था ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में जो है मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा कि अलाई दरवाज़ा दिल्ली में इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। मोती मस्जिद आगरा शाहजहाँ ने, और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर अब आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका बिल्कुल क्रम से है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था। अच्छा, तबला और सितार, ठीक है, तबला और सितार के आविष्कार का श्रेय जो है यह आमिर खुसरो को दिया जाता है। आमिर खुसरो जो थे फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप, यह प्रसिद्ध सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तूतिए हिंद के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए, राइट आंसर आमिर खुसरो हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था। तो देखिए महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन से रहते थे, तो महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फरूखी रहते थे। यहाँ पर देखिएगा जो है अलबरूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन रहते थे, तो अलबरूनी, उत्बी, उसके बाद फिरदौसी और फरूखी। चलिए, अगर आपको याद नहीं रहता है तो एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, आप फूफा याद रखेंगे। ठीक है, गजनी के दरबार में कौन रहते थे, तो फूफा रहते थे। इस तरह से आप याद रखेंगे, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक एफ से क्या हो गया, एक एफ से जो है फिरदौसी हो गया, यू से उत्बी हो गया, एफ से फरूखी हो गया और ए से अलबरूनी हो गया। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष जो है फ्रेंड्स, यह किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो यह 1989 का जो 61वां संविधान संशोधन था इसी के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो भारतीय नागरिकता जो है सभी ऑप्शन को पढ़िए, राइट आंसर हो जाएगा इसका भारतीय बैंक में धन जमा करके। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा टाइप का है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 74 है और अनुच्छेद जो 75 है, इसमें मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान विस्तार से हैं। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 352 के खंड 3 में जो है मंत्रिपरिषद शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कैबिनेट शब्द का। ठीक है, मंत्रिमंडल शब्द का, कैबिनेट शब्द का अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। ठीक है, इसका अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से संसूचित करे। तो ये 352 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की, यहाँ पर देखिए राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है
तो ये राज्यपाल, विधानसभा और जहाँ पर विधान परिषद है, जहाँ इसका अस्तित्व है विधान परिषद का, वो सम्मिलित है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है केवल 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे। बिल्कुल है। देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, कल ही मैंने वीडियो बनाया था, जो अभी 15वें राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हीं से संबंधित। साथ ही साथ उसमें राष्ट्रपति से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते आ रहे हैं उनको भी मैंने इंक्लूड किया है। जैसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन है, चुनाव प्रक्रिया का वर्णन है, क्षमादान है, अध्यादेश है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति है, ये सभी का मैंने वहाँ पर जिक्र किया हुआ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार देख लीजिएगा। देखिए, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का। यह अधिकार संसद के पास है। बेशक राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन संसद में इसकी जांच होती है और जब ये पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति हटाता है, डायरेक्ट हटाने का अधिकार नहीं है। देखिए, अध्यादेश भी दिया गया है, तो बिल्कुल है, अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद 123 के अनुसार। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो सामूहिक रूप से यह संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाए। ऑप्शन डी केवल लोकसभा के प्रति। उसके बाद देखिए, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, तो यह 42वां संविधान संशोधन है। मौलिक कर्तव्य पूछा गया है। टोटल वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको कहा जाता है, ठीक है। और इसको रखा गया संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में, ठीक है। रूस के संविधान से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा छापा जाता है, तो भारतीय मुद्रा जो है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा कि कौन सी वित्तीय संस्था जो है इसमें से विश्व बैंक की समूह से संबंधित नहीं है, तो ये आप इजीली बता देंगे। यहाँ पर देखिए, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यह विश्व बैंक के समूह से संबंधित नहीं है, एशियाई विकास बैंक। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है, तो फ्रेंड्स यह करता है तृतीय क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतीय रुपये का महीने में 2 बार जो है अवमूल्यन किया गया था, तो 2 बार अवमूल्यन जो है किया गया था 1991 में। कब किया गया था? 1991 में किया गया था, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और यह प्रक्रिया जो है 1 जुलाई और 3 जुलाई को 2 चरण में की गई थी, इसीलिए महीने में 2 बार पूछा गया है, 1 जुलाई और 3 जुलाई को। क्लियर। सो पहली बार जो है 1949 में, 1949 में रुपये का अवमूल्यन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है, तो यह प्रणाली जो है यह आधारित है आपका न्यूनतम कोष प्रणाली पर, यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि अशोक के सिंह स्तंभ स्थित है, तो फ्रेंड्स देखिए, अशोक के सिंह स्तंभ जो है यह भगवान बुद्ध ने वैशाली में अपने अंतिम उपदेश दिया था, इसी की याद में यह बनवाया गया। वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1902 में सीताब दियारा में जन्म किसका हुआ था, तो आपको याद है फ्रेंड्स कि जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 को कहाँ पर किनका हुआ था? जयप्रकाश नारायण का हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हुई थी और 1998 में इनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, लगातार मैं आपके लिए कोशिश करता हूं कि अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊं और एक्सप्लेनेशन के साथ उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, व्याख्या सहित, ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। क्लियर। टेस्ट लगाने का मतलब तभी होगा जब आप उसके एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे या फिर आप पढ़ते हैं तो उसको पढ़िए, तभी बेनिफिट होगा। और देखिए 2011 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार एसएससी में एग्ज़ाम कराए गए हैं, बिहार एसएससी का, और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने सब्जेक्ट वाइज जो है कवर कराया हुआ है अलग अलग वीडियो में। हिस्ट्री का मैंने एक ही वीडियो में कवर करा दिया है, उसी प्रकार से पॉलिटी, ज्योग्राफी और 2011 से लेकर के अब तक जितने भी पुस्तक और लेखक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी मैंने कवर करवाया है। साइंस हालांकि ज़्यादा प्रश्नों की संख्या होती है, इसीलिए इसको पार्ट वाइज हम कवर कर रहे हैं और पार्ट 1 साइंस का मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 13वां, तो ये राज्य बिहार है। बिहार की जनसंख्या जो ये कितनी है, तो याद रखना आपको 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 है। क्लियर। और क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है तो क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जैक्ट याद रखना है। उसके बाद देखिए बिहार में भांगर मिट्टी जो है मिलती है, तो यह कहाँ पर मिलती है?
तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? भागलपुर है, कानपुर है, फतेहपुर है। उत्तर काशी जो है ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। 1770 में बिहार के लिए गठित लगान परिषद, जिसको कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता था, अच्छा कलकत्ता के लिए अलग स्थापित किया गया था। सेम 1770 में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना और रेवेन्यू काउंसिल ऑफ कलकत्ता स्थापित किया गया था। और यहाँ पूछा गया है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज वेनिस्टाई थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा और किसके समय में? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। बिहार में खाद्यान्न के भंडारण हेतु गोलघर का निर्माण किस स्थान पर जो है हुआ? तो ये आपको पता है गोलघर का निर्माण जो है कहाँ पर हुआ है? तो ये पटना में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, तो यह संपूर्ण भूमि का 33% जो है ये होना अनिवार्य है। क्लियर? याद रखेंगे कितना? तो 33%। अच्छा फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप कि बिहार के वनों का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये 7.84% है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है? तो सबसे निम्न कोटि का पीट है। सबसे हाई जो कैटेगरी का है वो एंथ्रासाइट है। क्लियर? विटुमिनस ये मध्यम प्रकार का है। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र जो है ग्रैंड बैंक, यह कहाँ स्थित है? तो ग्रैंड बैंक जो है ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? यह स्थित है अटलांटिक महासागर में। उसके बाद देखिए नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में जो सम्मिलित नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो ये आपका गेहूं हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान का जो है, घास का स्थल जो है, उसको क्या भौगोलिक नाम दिया गया है? तो ये डाउन्स है। वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है। सवाना भी अफ्रीका में है। प्रेरी जो है ये कहाँ पर है? ये अमेरिका में है। ठीक है, उत्तर अमेरिका आप कह लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे कि विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह माना जाता है। अब सबसे व्यस्ततम बंदरगाह जो है ये संघाई बंदरगाह हो गया है। याद रखेंगे, हो सकता है करंट से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाए इस तरह का। रॉटरडम हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, नीदरलैंड में है यह। उसके बाद देखिए चौसा का युद्ध जो है किन के बीच हुआ था? चौसा का युद्ध जो है यह हुआ था कब? तो 1539 में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक हुआ था कौन सा युद्ध? कन्नौज का युद्ध, ये 1540 में हुआ था कन्नौज का युद्ध। ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ही हुआ था। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? तो सर्वोच्चता जो है ये बक्सर के युद्ध प्रदान किया था। क्यों किया था? तो क्योंकि इसमें 3 संयुक्त सेनाएं थी। कौन कौन? तो बंगाल का जो मीर कासिम था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना एक तरफ थी और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। फिर भी अंग्रेज जीत गए। और उसमें कौन नेतृत्व कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो कर रहा था अंग्रेजी सेना का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1764 याद रखेंगे। वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा? तो 2022 में जो है ये कहाँ पर होगा? इंडोनेशिया में। कहाँ पर होगा? इंडोनेशिया में होगा। 2023 में जो है भारत में होगा। उसके बाद देखिए भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो ये केरल में बनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह भूटान है। कौन सा देश है? तो यह भूटान है। महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 का आयोजक देश कौन है? तो यह भारत था। और देखिए इसमें विनर जो टीम रहा है ये चाइना रहा है और रनर अप जो रहा वो दक्षिण कोरिया रहा था। उसके बाद देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य, तो यह राज्य गुजरात है। उसके बाद देखिए बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स यह जहानाबाद बन गया है। कौन बन गया है? जहानाबाद बन गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो यह विजय कुमार चौधरी की है। किसकी है? विजय कुमार चौधरी की है। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य गणगौर है? हो सकता है आपको स्पष्ट न दिखाई दे रहा हो, मैं पढ़ दे रहा हूँ। गणगौर आपको पता है कि यह कहाँ किसका है? तो यह राजस्थान का है गणगौर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस महापुरुष का समाधि स्थल अभय घाट है? तो अभय घाट मोरारजी देसाई जी का है। उसके बाद देखिए भारत के प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो कितने शेर दिखाई देते हैं? 3 शेर दिखाई देते हैं। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न करेंगे और देखिए यहाँ से अब साइंस का सेक्शन जो है स्टार्ट हो रहा है आपका।
देखिए 3 से 12 जो समूह वाले तत्व हैं, यहाँ पर देखिए किस ब्लॉक का तत्व या संक्रमण तत्व इसको कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये डी ब्लॉक का, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि जीव विज्ञान की शाखा जिसमें कवक यानी कि फंगी का अध्ययन किया जाता है, तो ये माइकोलॉजी क्या है, माइकोलॉजी है, ठीक है। वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एलईडी सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातु में से एक है, तो यह धातु जो है यह कौन सी है, तो फ्रेंड्स यह गैलियम है। परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन निम्न होता है, तो आर्गन जो होता है यह एक परमाणुक होता है, एक परमाणुक हो जाएगा, ठीक है। ये इनर्ट गैस है, एक परमाणुक होते हैं इनर्ट गैस। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा सहायता किसकी होगी, जो जितना गाढ़ा होगा उतना ही ज़्यादा सहायता होगा उस पर, शहद की सहायता सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद देखिए प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है, तो कौन नहीं बदलता है, तो आवृत्ति जो है नहीं बदलती है, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए बारूद किसका मिश्रण है, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर राइट आंसर इधर दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। देखिए बारूद जो है ना फ्रेंड्स, बारूद जो है यह नाइट्रस सल्फर और काठ कोयला यानी कि चारकोल का, याद रखेंगे नाइट्रस सल्फर और चारकोल का यह मिश्रण है। कपूर को आसानी से शोधन करने का प्रक्रम है, तो यह ऊर्ध्वपातन है, सब्लिमेशन है। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु जो है वो कौन सी है, आघातवर्ध धातु, तो यह सोना है, ठीक है। आघातवर्ध और तन्य है यह। उसके बाद शुद्ध जल किस तापमान पर फ़ारेनहाइट में पूछा गया जम जाता है, तो 0 डिग्री पर जम जाता है, यानी कि 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा यहाँ, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद देखिएगा कि आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इसको प्रतिशत में, ह्यूमिडिटी देखते हैं ना, लिखा रहता है कि 60% ह्यूमिडिटी है, 70% ह्यूमिडिटी है, ऐसा आपने देखा होगा। उसमें बात पूछा गया है कि किस में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, तो ये जो मछली का तेल होता है कॉड लिवर ऑयल, इसमें होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये पौधों का अध्ययन किया जाता है। चेचक किस वायरस से होता है, चेचक तो याद रखना वायरस से होता है, और ये जो वायरस है ये वेरिशोला है, वेरिसेला वायरस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चेचक की टीके की खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है, तो यह दिया जाता है कर्क रोग के, कैंसर में कीमोथेरेपी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है हैसलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैसलिंग कहा जाता है, याद रखेंगे मगरमच्छ के बच्चों को हैसलिंग कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस जो है किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है किसमें, तो फ्रेंड्स यह किया जाता है डायलिसिस, बताइए, गुर्दे की बीमारी में, ठीक है। गुर्दे की बीमारी में जो है डायलिसिस होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, तो कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स कहा जाता है। उसके बाद देखिए ए बी रक्त समूह दिया गया है, एक व्यक्ति, ये भी क्या होता है, सबका खून ले सकता है, यानी कि सर्वग्राहिता है, यानी कि किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वो जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने, आपको याद भी होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जो जीका वायरस है ये किसके द्वारा जो है वहन होता है, तो कल भी शायद मैंने बताया था आपको, ये होता है मच्छर के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है, प्रोस्टेट क्या है, तो प्रोस्टेट जो है एक ग्लैंड है, क्या है, एक ग्लैंड है, यानी कि एक ग्रंथि है। यहाँ पर देखिए ग्रंथि हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशी कहाँ होती है, तो राइट आंसर इसका दिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। देखिए राइट आंसर जो होगा इसका सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम आयन, ठीक है। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है, तो यह किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, आइरिस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर जरूर कर